देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की तारीख है 13 जून 2025। कल का दिन 12 जून इतिहास के पन्नों में एक ऐसी स्याही से लिखा गया जिसे कोई कभी पढ़ना नहीं चाहेगा। यह कहानी है एयर इंडिया की उड़ान आई 171 की, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। सुबह का समय था। हवाई जहाज के केबिन में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो अक्सर बड़े तूफान से पहले आती है। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और सीट बेल्ट बांधने की आवाजें एक संगीत की तरह गूंज रही थीं। हर तरफ एक सामान्य सा माहौल था, जैसा हर हवाई यात्रा में होता है। कुछ लोग खिड़की से बाहर अहमदाबाद शहर को अलविदा कह रहे थे, कुछ अपनी आंखें बंद करके एक छोटी सी झपकी लेने की तैयारी में थे। बच्चे अपनी माँ से बार बार पूछ रहे थे, हम कब उड़ेंगे? मैं, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर बैठा था। यह एक इमरजेंसी एग्जिट रो की सीट थी, जहां पैर फैलाने की थोड़ी ज्यादा जगह मिल जाती है। मेरे लिए यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, यह घर वापसी थी। लंदन में मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा था और भारत में बिताई छुट्टियों की मीठी यादें मेरे जहन में ताजा थीं। मेरे बगल में एक नौजवान जोड़ा बैठा था, शायद हनीमून पर जा रहे थे। उनकी आंखों में भविष्य के सपने चमक रहे थे और वे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा रहे थे। मैंने भी मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और पायलट की आवाज का इंतजार करने लगा। केबिन क्रू बड़े सलीके से सुरक्षा निर्देशों का प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो यात्रियों को आश्वस्त कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए। इंजन की गड़गड़ाहट तेज हुई और विमान धीरे धीरे रनवे पर आगे बढ़ने लगा। एक हल्का सा झटका लगा और फिर हम हवा में थे। नीचे धरती छोटी होती जा रही थी और घर, गाड़ियां और इंसान सब खिलौनों जैसे लग रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर झांका और सूरज की पहली किरणें बादलों को चीरकर एक सुनहरा रास्ता बना रही थी। यह दृश्य किसी भी चित्रकार की कल्पना से ज्यादा खूबसूरत था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो हम जमीन की सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। मन में एक अजीब सी खुशी और सुकून था। मैंने सोचा कि कुछ ही घंटों में मैं अपने बच्चों को गले लगाऊंगा, अपनी पत्नी के हाथ की चाय पीऊंगा। यह ख्याल ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान ले आया था। पर कहते हैं ना कि जिंदगी का खेल बड़ा अजीब होता है। यहाँ कब कौन सा सवाल आपके सामने आ जाए कोई नहीं जानता। कंप्यूटर जी भी कभी कभी जो नहीं दिखा पाते वो जिंदगी दिखा देती है। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि यह सुकून, यह शांति और यह मुस्कान बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था कि हमारी यह उड़ान अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचने वाली थी। आसमान का वो सुनहरा रास्ता जिसे देखकर मैं इतना खुश हो रहा था, कुछ ही पलों में एक अंधेरे बवंडर में बदलने वाला था। हमारी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल बस कुछ ही सेकंड दूर था और हमारे पास कोई लाइफलाइन नहीं थी। टेक ऑन ऑफ के ठीक 35 सेकंड बाद, जी हां, सिर्फ 35 सेकंड, अचानक एक कान फोड़ देने वाली आवाज हुई, जैसे कोई बहुत बड़ा धातु का टुकड़ा टूटकर गिर गया हो। यह आवाज सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि पूरे जिस्म में एक सिहरन बनकर दौड़ गई। हवाई जहाज एक जोरदार झटके के साथ दाईं ओर झुक गया और केबिन में रखा सारा सामान जमीन पर बिखर गया। लोगों की नींद टूट गई, मुस्कुराहटें चीखों में बदल गईं और शांति की जगह एक भयानक कोहराम ने ले ली। मेरे हाथ में पकड़ा मेरा फोन छिटक कर कहीं दूर जा गिरा। मेरे बगल में बैठे उस नौजवान जोड़े ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब सपनों की जगह खौफ था। हर कोई बस एक दूसरे को देख रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। केबिन क्रू जो कुछ पल पहले बड़ी शांति से सुरक्षा निर्देश दे रहे थे, अब अपनी सीटों से उठकर लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरों पर भी घबराहट थी, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और हिम्मत उन्हें अपनी ड्यूटी निभाने पर मजबूर कर रही थी। कृपया शांत रहे, अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अधिकार था। लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे और कुछ लोग शायद प्रार्थना करने लगे थे। विमान लगातार नीचे की ओर जा रहा था और खिड़की से बाहर देखने पर जमीन बहुत तेजी से नजदीक आती दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी पंख कटे परिंदे की तरह आसमान से गिर रहे हों। वो खूबसूरत नजारा अब एक डरावने सपने में तब्दील हो चुका था। तभी पायलट के ऐलान की घंटी बजी और एक कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज स्पीकर से गूंजी, देवियों और सज्जनों, हम एक गंभीर तकनीकी मुश्किल में हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लें और शांत रहें। मेडे मेडे मेडे, यह 3 शब्द, मेडे मेडे मेडे, ये वो शब्द हैं जिन्हें कोई भी यात्री कभी सुनना नहीं चाहता। इसका मतलब साफ था, हम मुश्किल में नहीं थे, हम खत्म होने की कगार पर थे।
पायलट की इस घोषणा ने बची खुची उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। अब लोगों की भावनाएं बदल रही थी। डर की जगह अब एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें हजारों अनकही बातें थी, हजारों अधूरे सपने थे और हजारों प्रार्थनाएं थी। मैंने कसकर अपनी सीट के हैंडल पकड़ लिए। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरी आंखों के सामने एक पल में मेरा पूरा जीवन घूम गया। मेरे बच्चों के चेहरे, मेरी पत्नी की मुस्कान, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, सब कुछ एक फिल्म की तरह चल रहा था। मैं भगवान से कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं बस यह सोच रहा था कि क्या यह अंत है? क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? मेरे आसपास हर कोई उसी कश्मकश में था। कुछ लोग अपने फोन निकालकर अपने परिवार वालों को आखिरी संदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे, पर नेटवर्क कहाँ था? हम तो जमीन और आसमान के बीच मौत के चंगुल में फंसे हुए थे। जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान के अंदर का असली रूप बाहर आता है। उस गिरते हुए लोहे के ताबूत में मैंने इंसानियत के वो रूप देखे जो शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगाकर उसे लोरी सुना रही थी। शायद यह उसकी आखिरी लोरी थी। वो नौजवान जोड़ा जो कुछ देर पहले भविष्य के सपने देख रहा था, अब एक दूसरे की आंखों में देखकर शायद बिना कुछ कहे विदा ले रहा था। डर अब भी था, लेकिन उस डर पर इंसानियत और प्यार हावी हो रहा था। लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे थे, अजनबी एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। कोई किसी का धर्म नहीं पूछ रहा था, कोई किसी की जात नहीं देख रहा था। सब सिर्फ इंसान थे जो एक साथ अपने अंतिम सफर पर थे। एक एयर होस्टेस जिसकी खुद की आंखों में आंसू थे, एक छोटे बच्चे को पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी जिसका गला शायद डर के मारे सूख गया था। उसने अपनी परवाह नहीं की, उसे बस अपनी ड्यूटी याद थी। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी ने अपनी सीट के नीचे से ऑक्सीजन मास्क निकालकर अपने बगल में बैठे एक घबराए हुए नौजवान को पहना दिया, जबकि उसे खुद उसकी ज्यादा जरूरत थी। ये वो क्षण थे जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ भावनाएं बात करती हैं। ये वो पल थे जो साबित कर रहे थे कि चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, अंत में सिर्फ इंसानियत ही हमारे साथ रह जाती। यह साहस और निस्वार्थ प्रेम की वो मिसालें थीं जो शायद किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती। मेरा मन पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मैं सिर्फ देख रहा था, महसूस कर रहा था। मेरे जहन में अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था। बस एक प्रार्थना थी, एक खामोश प्रार्थना। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने परिवार को याद किया। मैंने मन ही मन उनसे माफी मांगी कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, कि मैं घर वापस नहीं आ सका। मैंने उस ऊपर वाले को धन्यवाद दिया उस छोटी सी जिंदगी के लिए जो उसने मुझे दी। विमान के गिरने की आवाज अब और तेज हो गई थी और मुझे पता था कि अब हमारे पास कुछ सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं बचा है। बाहर से आती हवा की सांझ सांझ की आवाज मौत के संगीत जैसी लग रही थी। फिर एक जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया हो। एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। एक तेज रोशनी मेरी आंखों में चुभ गई और फिर घना अंधेरा छा गया। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। वो चीखें, वो प्रार्थनाएं, वो धड़कनें, सब शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया। मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा था या मर चुका था। मुझे बस इतना याद है कि उस अंधेरे और खामोशी से पहले मैंने एक आखिरी चीज देखी थी। मेरे बगल में बैठे उस नौजवान ने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सुकून था, शायद साथ मरने का सुकून। जब मेरी आंखें खुलीं तो मेरे चारों तरफ धुएं और आग का मंजर था। मेरे कानों में लोगों की चीख पुकार नहीं बल्कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाजें गूंज रही थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था और मेरे चेहरे पर शायद मेरा ही खून बहकर सूख गया था। मैं टूटे हुए मलबे के बीच फंसा हुआ था, उसी विमान का मलबा जो कुछ देर पहले तक आसमान में शान से उड़ रहा था। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं। मैं विश्वास कुमार रमेश उस हादसे में अकेला जीवित बचा था। 242 लोगों में से सिर्फ मैं। ये एक चमत्कार था या शायद एक सजा, मैं नहीं जानता। मुझे मलबे से बाहर निकाला गया। मेरे चारों तरफ तबाही का वो मंजर था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। यह हादसा सिर्फ आसमान में नहीं हुआ था। यह विमान अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके पर गिरा था और उसने जमीन पर भी कई जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। मैं उस जलते हुए मलबे से दूर खून से लथपथ लड़खड़ाते हुए चल रहा था और मेरी आंखें किसी अपने को ढूंढ रही थी, ये जानते हुए भी कि अब कोई नहीं मिलेगा। वो मुस्कुराते चेहरे, वो सपने, वो प्रार्थनाएं, सब कुछ उस आग में जलकर राख हो चुका था। मुझे सीट 11A ने नहीं
शायद उन अनगिनत दुआओं ने बचाया था जो उस आखिरी पल में सब कर रहे थे। आज इस घटना को 1 दिन बीत चुका है। मैं अस्पताल में हूँ और डॉक्टर कहते हैं कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, लेकिन क्या मैं कभी सच में ठीक हो पाऊंगा? मेरे जिस्म के जख्म तो शायद भर जाएंगे, लेकिन मेरे ज़हन पर, मेरी रूह पर जो जख्म लगे हैं वो शायद कभी नहीं भरेंगे। मुझे जिंदगी का दूसरा मौका मिला है, लेकिन यह मौका 241 लोगों की जान की कीमत पर मिला है। हर रात जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे वही चीखें सुनाई देती हैं, वही डरावना मंजर दिखाई देता है। मैं उस नौजवान जोड़े को कैसे भूल सकता हूँ? उस माँ को कैसे भूल सकता हूँ जो अपनी बच्ची को लोरी सुना रही थी? लेकिन देवियों और सज्जनों, जिंदगी का खेल यही है। ये आपको कभी कभी ऐसे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है जहां हर ऑन ऑप्शन गलत लगता है, पर हमें खेलना पड़ता है, हमें जीना पड़ता है। यह हादसा एक सबक है, एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनमोल और कितनी क्षणभंगुर है। यह हमें इंसानियत, साहस और प्रेम का वो पाठ पढ़ाता है जो बड़ी बड़ी किताबें नहीं सिखा सकती। मैं अपनी बाकी की जिंदगी उन 241 लोगों के नाम जीना चाहता हूं जो उस दिन मेरे साथ थे। मैं उनकी कहानियों को जिंदा रखूंगा, क्योंकि अंत में हम सब एक सफर के मुसाफिर हैं और हमें नहीं पता कि हमारी मंजिल कब आ जाए। इसलिए जब तक सांसें हैं, प्यार बांटते चलिए और जिंदगी को खुलकर जीते चलिए। क्या पता कौन सी मुलाकात आखिरी हो,